नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनुवाद की सीमाएं और अनअनुवाद्यता भाग 4 पर। इससे पहले हम अनुवाद की सीमाएं और अनअनुवाद्यता के 3 भागों पर बात कर चुके हैं। आज इस चौथे खंड में हमारी चर्चा के केंद्र में रहेगा साहित्येतर पाठ के संदर्भ में अनुवाद की अनअनुवाद्यता। हम इससे पहले वाले सत्र में हमने अनुवाद के संदर्भ में अनुवाद की पाठ की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद के सीमाएं और अनअनुवाद्यता के आधार पर जब हमने पिछले सत्र में बात की थी तो साहित्यिक पाठ के स्तर पर अनुवाद की समस्याओं और अनट्रांसलेटेबिलिटी के मुद्दों पर बात की थी। आज हमारा ये सत्र साहित्येतर पाठ के संदर्भ के अनुवाद के संदर्भ में साहित्येतर पाठ के अनुवाद के समस्याओं और अनअनुवाद्यता के मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। इस मॉड्यूल की प्रस्तुति का उद्देश्य है पाठ की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद तथा अनअनुवाद्यता से क्या अभिप्राय है, इसके माध्यम से अब ये जान पाएंगे। साथ ही ये जान पाएंगे कि साहित्येतर पाठ के अनुवाद की सीमाएं क्या हैं, साहित्येतर पाठ के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तथा उनके अनुवाद की समस्याएं क्या क्या हैं, और क्या साहित्येतर पाठ का अनुवाद संभव है अथवा नहीं। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अनुवाद की सीमाएं और अनअनुवाद्यता विषय को हमने 4 मॉड्यूल में बांटा है, जिसमें से पिछले 3 मॉड्यूल में हमने अलग अलग विषयों पर चर्चा की। पिछले मॉड्यूल में हमारी चर्चा के केंद्र में था साहित्यिक पाठ के स्तर पर अनुवाद की सीमाएं और अनअनुवाद्यता। आज इस चौथे मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे पाठ की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद, सीमाएं एवं अनअनुवाद्यता के दूसरे हिस्से यानी साहित्येतर पाठ के स्तर पर अनुवाद और उसकी सीमाएं और अनअनुवाद्यता। पाठ की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद, सीमाएं एवं अनअनुवाद्यता 2 प्रकार की होती है, साहित्यिक पाठ के स्तर पर अनुवाद और दूसरा साहित्येतर पाठ के स्तर पर अनुवाद। साहित्यिक पाठ के संदर्भ में जब हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी तो हमने ये जाना था कि साहित्यिक पाठ के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं और उन विधाओं के अनुवाद में अनुवादिका या अनुवादक को किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को निवारण में किस तरह से करते हैं। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे कि साहित्येतर पाठ का अर्थ क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। कार्यालयी साहित्य, प्रशासनिक साहित्य, विधि साहित्य, वाणिज्यिक साहित्य, समाजशास्त्रीय साहित्य, विज्ञान साहित्य, मीडिया साहित्य, इसी के अंतर्गत हम विज्ञापन पर भी चर्चा करेंगे, और पर्यटन। तो ये सभी जो अलग अलग क्षेत्र हैं जिसे हम ज्ञानात्मक साहित्य कहते हैं, ज्ञानात्मक साहित्य के अंतर्गत ये सभी विधाएं या ये सभी क्षेत्र आते हैं जिन्हें हम साहित्य से इतर, साहित्य से अलग देखते हैं, यानी सर्जनात्मक साहित्य से अलग। यूँ तो हम अगर साहित्य की बात करें तो वो अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है कुछ भी जो रिटन फॉर्म में जो अवेलेबल लिटरेचर है, किसी भी तरीके से जो लिखित रूप में जो साहित्य उपलब्ध है उसे साहित्य कहा जाता है। लेकिन जब हम साहित्य और साहित्येतर 2 भागों में से बांट रहे हैं तो साहित्य का मतलब सर्जनात्मक साहित्य और साहित्येतर का मतलब गैर सर्जनात्मक साहित्य या वह साहित्य जो साहित्य यानी सर्जनात्मक साहित्य से इतर है, उससे भिन्न है, जिसे हम ज्ञानात्मक साहित्य भी कहते हैं। साहित्यिक पाठ और साहित्येतर पाठ में जो मूल अंतर है वह ये कि साहित्यिक पाठ के अनुवाद में अनुवादिका या अनुवादक से ये अपेक्षा की जाती है और उस पाठ की प्रकृति भी कुछ इस प्रकार की होती है कि उसके अंतर्गत हम भाषा की जो शब्द शक्तियाँ हैं उसके तीनों ही प्रकार यानी अभिधा, लक्षण और व्यंजना के खूबसूरती को या उसके कलात्मक कौशल को हम देखने का प्रयास करते हैं, और वो अगर ऐसा उसमें नहीं है तो वो एक साहित्य सर्जनात्मक साहित्य की दृष्टि से उत्कृष्ट साहित्य नहीं माना जाता। लेकिन जब हम साहित्येतर पाठ की बात करते हैं तो वही उसकी सबसे बड़ी सीमा हो जाती है। देखेंगे साहित्येतर सामग्री का अनुवाद साहित्यिक अथवा सर्जनात्मक साहित्य से अपेक्षाकृत भिन्न होता है। जैसा मैंने अभी कहा कि सर्जनात्मक साहित्य से साहित्येतर जो गैर सर्जनात्मक साहित्य है वो किस तरह भिन्न होता है। साहित्येतर सामग्री के अंतर्गत कार्यालय, विधि, वाणिज्य, विज्ञान, मीडिया आदि विभिन्न क्षेत्र आते हैं। वास्तव में सर्जनात्मक साहित्य के अनुवाद हेतु जो गुण अथवा विशिष्टताएं आवश्यक मानी जाती हैं वही गुण और विशिष्टताएं साहित्येतर अनुवाद में दोष बन जाती हैं। जी, इस बिंदु पर अगर हम थोड़ा और विस्तार से बात करें तो जब हमने कहा कि साहित्य की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि जितना उसमें लिखा गया है उसके अतिरिक्त भी उसमें बहुत सारे अर्थ छवियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जिसे हम बिटवीन द लाइंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे हम साहित्य की मौन और चुप्पियों में और अलग अलग तरीके से जो उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं
उस तरीके से उसको खोजने की कोशिश करते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि जितना उसमें कहा जा रहा है उसके अलावा भी उसमें कई सारी अर्थ छवियाँ, कई सारे अर्थ के आधार हो सकते हैं और जो विभिन्न वर्गों, विभिन्न समाजों, समुदायों के हिसाब से, उनके पाठ के हिसाब से बदलते चले जाते हैं। लेकिन साहित्येतर पाठ के संदर्भ में यही उसकी सबसे बड़ी खराबी बन जाती है या उसकी सीमा बन जाती है, क्योंकि उससे ये अपेक्षा है कि जितना यहाँ कहा जा रहा है उतना ही अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो, बोधगम्य हो, उसमें कोई भी अर्थ का विचलन ना हो या अर्थ की बहुलता ना हो। तो ये साहित्यिक और साहित्येतर पाठ में जो सबसे पहला जिसको हम अंतर के रूप में रेखांकित करते हैं वह ये कि साहित्येतर पाठ से अपेक्षा ऐसे पाठ से है जिसमें दिए गए पाठ का वही अर्थ हो जो उस पाठ से स्पष्ट हो रहा है, यानी उसके अतिरिक्त उसमें किसी अर्थ छवि को ढूंढने का प्रयास ना किया जाए और ना ही उससे कोई नया अर्थ निकले। सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत अनुवाद मूल शब्द के स्थान पर अपनी भाषा में उपलब्ध पर्यायों में से किसी भी उपयुक्त शब्द के चयन में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। अनुवादक के पास यह छूट होती है कि वे पाठ की प्रकृति को समझते हुए, जब वे साहित्यिक पाठ का या जिसे हम सृजनात्मक साहित्य यहाँ कह रहे हैं, ऐसे पाठ को पढ़ते समय उनके सामने ये छूट होती है कि वे अपनी समझ के अनुसार और लेखक की मनस्थिति तक पहुँचते हुए, दोनों के बीच में एक सुंदर सामंजस्य करते हुए उसके विभिन्न अर्थों तक पहुंच सकते हैं। साहित्य के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि साहित्य का जो पाठ है, सृजनात्मक साहित्य का जो पाठ है, वह विभिन्न समुदायों, विभिन्न वर्गों या विभिन्न जो उनका जो पाठक वर्ग है उसके मनस्थिति के हिसाब से या उनकी रीडिंग के हिसाब से, उनके पाठ के हिसाब से वह बदलता है। लेकिन साहित्येतर पाठ में ये छूट नहीं होती है। इसीलिए जब हम सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की बात करते हैं तो अनुवादक के सामने एक ऐसा शब्दकोश होता है उसकी सहायता के लिए जिसमें एक शब्द के कई सारे पर्याय उपलब्ध होते हैं, और जब वे अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करते समय पाठ की प्रकृति, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उन विभिन्न पर्यायों में से जो उचित या जिसको कहा जाए कि उस पाठ के अनुसार जो समतुल्य है उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम गैर सृजनात्मक साहित्य की बात करते हैं तो यहाँ अनुवादक के पास ना तो इतनी छूट होती है और ना ही इतनी संभावना होती है उस पाठ के अंतर्गत कि उसमें विभिन्न अर्थ छवियाँ दिखाई दें। साहित्येतर सामग्री की मानक शब्दावली तो मिलती है, किंतु अनेक शब्द उसमें ऐसे हैं जिनके कई पर्याय दिए गए हैं। हम जब आगे बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कुछ एक दो ऐसे उदाहरण दें जिसके माध्यम से स्पष्ट हो सके कि किस प्रकार हमारा जो साहित्येतर साहित्य है, जिसको हम गैर सृजनात्मक साहित्य कहते हैं, उनके जो शब्दकोश हैं जिन्हें हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी या ग्लॉसरी कह सकते हैं या जिसे पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, उसके अंतर्गत भी किस प्रकार शब्दों की विविधता मिलती है और उन विविधता के हिसाब से अनुवादक या अनुवादिका को किस प्रकार वहाँ केवल अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि सटीक जानकारी के हिसाब से उनका सही प्रयोग करना अपेक्षित होता है। अनुवादक पाठ के अनुसार एक ही मूल शब्द के लिए भिन्न भिन्न पर्यायों का प्रयोग करते हैं और ये निर्भर करता है कि किस प्रकार का पाठ है और किस प्रकार के पाठ में किस प्रकार के शब्द का प्रयोग होगा। जैसे अगर मैं एक उदाहरण अगर दूं तो जनरल शब्द है उसके कई सारे पर्याय हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सामान्य, आम, सार्वजनिक, मुख्य, प्रधान, महा, जनरल आदि। तो ये हम देखेंगे इस तरह का जो मीनिंग है ये हमें शब्दकोश में मिलेगा। पर जब हम देखेंगे कि इसी शब्द का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में, खासतौर पर गैर सृजनात्मक साहित्य में अलग अलग हो रहा है, तभी अनुवादक या अनुवादिका से अपेक्षा होती है कि वे उस पाठ की प्रकृति के हिसाब से और जिन विभिन्न क्षेत्रों की हमने बात की उन विभिन्न क्षेत्रों की ज़रूरत के हिसाब से उस सही पर्याय तक पहुँचे और उसका अनुवाद करें, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। साहित्यिक पाठ की भाषा और साहित्येतर पाठ की भाषा की विशेषता के संदर्भ में यदि बात की जाए तो साहित्यिक पाठ की विशेषता जब हमने बताई थी आपसे, तो कि अभिधा, लक्षण और व्यंजना की जो भाषा की जो शब्द शक्तियाँ हैं या भाषा में जो बहुत सारे जो अन्य आयाम हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जब हम साहित्यिक पाठ लिखते हैं तो रचनाकार से अपेक्षा होती है कि वे न केवल अपनी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से शब्दों को, भाषा को पिरोए, बल्कि जो भाषा के अंदर जो विभिन्न जो शक्तियाँ हैं या जिसको हम कहते हैं भाषा की जो ताकत है या सृजनात्मक साहित्य की जो भाषा से जो अपेक्षाएं की जाती हैं उन सभी का प्रयोग हो, ताकि जिसे हम रस के हिसाब से, छंद, अलंकार या जितनी भी तरीके से जिसको भाषा को अलंकृत कर सकें। पर जब हम साहित्येतर पाठ की बात करते हैं तो ये भाषा के अलंकरण की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो सबसे पहली अपेक्षा होती है वो अपेक्षा होती है कि भाषा और उसका पाठ पूरी तरीके से हमारे लक्ष्य पाठक तक, जो हमारा जो लक्ष्य वर्ग है, उस तक
पूरी तरह से न केवल पहुँचे बल्कि संप्रेषित हो जाए। इसीलिए जब हम साहित्येतर पाठ की भाषा की विशेषता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंतर्गत जिन 3 शब्द शक्तियों की चर्चा हमने की थी उसमें जो पहली शब्द शक्ति है यानी अभिधात्मकता, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी भाषा इतनी स्पष्ट होनी चाहिए और इतनी एकार्थी होनी चाहिए कि जो उसमें कहा जा रहा है लक्ष्य पाठ में या जिस पाठ भाषा में आप उसे अनुवाद करके ले जा रहे हैं उसमें भी वह उसी तरीके से संप्रेषित हो, उसमें स्पष्टता हो, एक रूपता हो, जिसका मैंने जिक्र किया, मानकता। जब हम सृजनात्मक साहित्य की बात करते हैं तो भाषा के मानकीकरण की जो वाक्य व्यवस्था उसके मानकीकरण के अलावा जब उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का संदर्भ आता है तो वहाँ पर भाषा के मानक रूप की उतनी अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वहाँ लेखक के समाज और विषय वस्तु के अनुसार भाषा भी अपना स्वरूप बदलती है। लेकिन जब हम गैर सृजनात्मक साहित्य यानी जिसको हम साहित्येतर पाठ यहाँ कह रहे हैं उसके संदर्भ में बात करते हैं तो मानकीकरण सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वह केवल मानव संवेगों को उन्हें तुष्ट करना ही नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर बड़े समाज तक ज्ञान के जो उस विषय विशेष में जो ज्ञान संचित है उस ज्ञान को बड़े समाज तक पहुंचाना, जिसके माध्यम से न केवल उनमें उसके विषय के प्रति जानकारी हो, उस पर्टिकुलर सूचना के बारे में उन्हें जानकारी मिले, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो किस प्रकार के क्षेत्र उनके लिए उपयोगी होते हैं, रोजगार के संदर्भ में या कार्यालयों के संदर्भ में हम देखेंगे तो किस तरीके से वो वहाँ उनका उद्देश्य मनोरंजन करना या एक तरह से कल्पना जगत की में विचरण करना ना होकर बहुत ही यथार्थवादी और बहुत ही ज़मीनी होता है। इसलिए इसमें भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता, भाषा के एक रूपीकरण की आवश्यकता बहुत अधिक है। उसी तरीके से जन सुलभ शैली, क्योंकि हम एक ऐसे वर्ग के लिए, ऐसे समाज के लिए इस प्रकार के साहित्य का सृजन करते हैं या उसका अनुवाद करते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य आम जन तक, आम जन समाज तक पहुंचाना। यदि हम बात करें बैंक के संदर्भ में तो बैंकिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कागज़ होते हैं या बैंक की जो भाषा होती है उसके साथ अब अक्सर ये अपेक्षा की जाती है। उसी तरीके से अगर ये कानून के संदर्भ में, विधि के संदर्भ में, लीगल भाषा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी उसकी अपने जो एक लीगल भाषा है या बैंक की जो अपनी एक जो परिनिष्ठित उनकी अपनी जो एक भाषा है उसके अतिरिक्त उनसे ये भी अपेक्षा रहती है कि ये भाषा जन सुलभ हो, यानी जो फॉर्म या जो डॉक्यूमेंट्स जो आम जन के संपर्क में आते हैं उसकी भाषा ऐसी हो कि वह किसी भी तरीके से बहुत जटिल और बहुत पारिभाषिक ना होकर सरल भाषा हो, ताकि वो अपनी बात को स्पष्ट कर सके, साथ ही उसमें अनेकार्थता की संभावना बिल्कुल ना हो, यानी जितना कहा जा रहा है उतना ही स्पष्ट हो। और दूसरी अंतिम जो हम गुण देखते हैं इसमें साहित्येतर पाठ के संदर्भ में वह सर्व स्वीकृतता, यानी वो लार्जर स्केल पर जब आम जन तक वह पाठ या वह जो डॉक्यूमेंट है जब आम जन तक पहुँचे तो किस तरीके से उनकी अपनी भाषा में यह कहा जाए कि इस तरह से हो कि वह सहज बोधगम्य हो और आसानी से समझ में आने लायक हो, और जिसका उसका जो उद्देश्य है, खासतौर पर विधि की भाषा के संदर्भ में हम देखते हैं कि विधि की भाषा अपने आप में बेहद जटिल भाषा है, लेकिन उसके साथ ही अपेक्षा होती है, क्योंकि जब हम विधि का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक गंभीर स्तर पर हो सकता है या उसकी भाषा की जटिलता को देखा जा सकता है, लेकिन जब वे आम जन से उसका संपर्क होता है, जैसे कोर्ट में चलने वाले मुकदमों से, तो जब वह भाषा आम जन से उसका संबंध होता है या किसी तरह का लीगल कॉरेस्पॉन्डेंस आम जन के बीच होता है, तब वहाँ ये अपेक्षा और बढ़ जाती है कि भाषा ऐसी हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत जटिल ना हो और सर्व स्वीकृत हो, ताकि आसानी से समझ में आ सके। अब हम इसके विभिन्न क्षेत्रों की बात करेंगे और स्तर पर देखेंगे कि किस प्रकार अनुवादिका या अनुवादक को जब वे साहित्येतर पाठ का अनुवाद कर रहे होते हैं तो किस प्रकार की जटिलताएं उन्हें अनुभव होती हैं और क्या क्या समस्याएं आती हैं और अनुवादिता किस किस स्तर पर देखने को मिलती है। कार्यालय अनुवाद का संबंध संवैधानिक उपबंधों, विविध सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी कार्यालयों में हो रहे अनुवाद से है। कार्यालय अनुवाद का पहला रूप सांविधिक नियमावली तथा उनके अधीन बनाए गए फॉर्मों, करारों आदि का हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होता है। हम जानते हैं कि भारत में जितने भी सरकारी काम है या कार्यालय स्तर के जो काम होते हैं वो मुख्यतः अंग्रेजी में होते हैं, पर उसका क्योंकि आम जन से उनका संपर्क है, इसलिए उनका हिंदी में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए यहाँ अनुवाद हम बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलता है और अनुवाद की ज़रूरत बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। तो जितनी भी संवैधानिक जो नियमावलियाँ हैं, जो फॉर्म और करार आदि हैं जो कार्यालयी साहित्य के अंतर्गत आते हैं, उन सब का हिंदी में अनुवाद होना
हम क्योंकि अंग्रेजी हिंदी के संदर्भ में यहाँ बात करें तो हिंदी में उनका अनुवाद होना बहुत महत्वपूर्ण है, और जब इनका हिंदी में अनुवाद हो तो ये आवश्यक है कि वह सरल, सहज और बोधगम्य हो। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की न्याय व्यवस्था से संबंधित साहित्य को छोड़कर शेष जितनी विधि से इतर स्थायी सामग्री है, विधि यानी लीगल टेक्स्ट की यहाँ बात करें, विधि से इतर जो स्थायी सामग्री है उसके अनुवाद को असंवैधिक अनुवाद के अंतर्गत लिया जाता है। इनमें संहिताएं, मैनुअल या नियम पुस्तिकाएं आदि सम्मिलित हैं। हम सभी के जीवन में इन सब संहिताओं या मैनुअल आदि का हम लोगों का सामना होता रहता है। जब हम जो रिसर्च गाइड्स हैं या कहा जाए जो नियम पुस्तिकाएं हैं या जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, मैनुअल्स हैं, इन सब का सामना हम लोग अपने जीवन में करते हैं, और इन सब की जो टेक्स्ट है वो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में, चाहे हम ऑफिस में काम करते हैं या विधि से संबंधित या बैंकिंग से रिलेटेड जो पार्ट हैं हम लोगों के जीवन में, इनसे हमारा सबका पड़ता रहता है। तो ऐसी स्थिति में इनका हमारी भाषाओं में उपलब्ध होना बहुत उपयोगी है, और उसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि अनुवाद इस प्रकार से किया जाए कि वे उनमें जो उनके जो टेक्निकल टर्म्स हैं, उनकी जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, उनको इस तरीके से उनके जो उनके समतुल्य है या जो हमारी भाषा में उपलब्ध जो उनके मानक शब्द हैं, उनसे उनका अनुवाद करके उन्हें आम जन तक पहुँचाया जाए। कार्यालय अनुवाद की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है जिसका अनुपालन करना परम आवश्यक है। कार्यालय अनुवाद मुख्यतः सूचना प्रधान साहित्य है। जिस तरह गैर सृजनात्मक साहित्य और सृजनात्मक साहित्य में जब हम मूल अंतर की बात करते हैं, तो सृजनात्मक साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन करना या मानव के संपूर्ण विकास की बात करने के संदर्भ में है, मानवीय संदर्भ पर विकास करने के संदर्भ में है। लेकिन जब हम कार्यालय साहित्य की बात करते हैं या जब हम टेक्निकल लिटरेचर की बात करते हैं, तो उसका मूल उद्देश्य जो है वह सूचना प्रदान करना। अतः इसमें शैली से संबंधित इतनी समस्याएं नहीं उठती जितनी उसके स्वरूप से संबंधित है, क्योंकि पाठ का उद्देश्य सूचना प्रदान करना है, सूचना को दूर दूर तक पहुंचाना है, उसके माध्यम से जानकारी प्रदान करना है, अवेयरनेस पैदा करना है। तो उसमें शैली से अधिक जो महत्वपूर्ण है उसका स्वरूप, यानी उस विषय विशेष की जो अपनी जो सीमाएं हैं या उसकी जो अपनी जो डिफरेंट न्यूआंसेस हैं, उनको पकड़ना और उनके आधार पर उनका अनुवाद किया जाना। कार्यालय अनुवाद की सबसे पहली सीमा पारिभाषिक शब्दों से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि कार्यालय साहित्य के अनुवाद के लिए जो विभिन्न शब्दकोश बनते हैं, जिन्हें हम पारिभाषिक शब्दावलियां कहते हैं, वह CSTT, जिसे हम कमीशन फॉर साइंटिफिक टर्म्स, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टर्म्स कहते हैं, उसमें इन सभी विषयों की शब्दावलियों का निर्माण होता है, जिन्हें हम पारिभाषिक शब्दावलियां कहते हैं। और उन्हीं पारिभाषिक शब्दावलियों को आधार बनाकर ही अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वे उसका अनुवाद करें। कई बार हम देखते हैं कि कोई शब्द पढ़ने पर हमें लगता है कि इसका अर्थ हमें मालूम है। जैसे हम देख रहे हैं रिसीप्ट शब्द के लिए यहाँ 2 शब्द हैं, रसीद और आवती। उसी तरह सिविल शब्द हम देखते हैं कि हमारे आम जीवन में प्रयोग होने वाला शब्द है, लेकिन इसके लिए हम देख रहे हैं दीवानी, सिविल, व्यवहार, आम, इस तरह के विभिन्न प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ ये निर्भर करता है अनुवादिका या अनुवादक पर, या हम जब उसके संदर्भ में, जब हम किसी पर्टिकुलर पार्ट के संदर्भ में जब हम अनुवाद कर रहे होते हैं, तो उसमें प्रयुक्त की जाने वाली पारिभाषिक शब्दावली पर कि पर्टिकुलर सेंस में इस शब्द का क्या मीनिंग है। जब हम विधि साहित्य की बात करते हैं तो सिविल वहाँ दीवानी बन जाता है, और उसी तरीके से जब आम भाषा में वह व्यवहार की भाषा या आम शब्द के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, तो सिविल कोर्ट के संदर्भ में हम देखते हैं तो वो दीवानी न्यायालय के संदर्भ में उसका प्रयोग होता है। वहीं कुछ अंग्रेजी शब्द ऐसे भी हैं जिनके एक ही हिंदी पर्याय मिलते हैं। जैसे बृहद प्रभाषिक शब्द संग्रह में अग्रेशन और अटैक के लिए एक ही हिंदी रूप आक्रमण मिलता है। अब यहाँ अग्रेशन और अटैक में हम जो बेसिक डिफरेंस देखते हैं वह ये कि अग्रेशन व्यक्तिगत रूप से भी होता है। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में बात कर रहा है, कर रही है, तो हम कहते हैं बहुत अग्रेसिव वॉइस है, बहुत अग्रेसिव स्टाइल से बोला। लेकिन जब अटैक करते हैं तो बेसिकली वो फिजिकल अटैक के संदर्भ में ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जब शब्द हैं जिनमें अर्थ के स्तर पर माइनर डिफरेंस देखने को मिलता है, तब अनुवादिका अनुवादक से अपेक्षा होती है कि पाठ के संदर्भ में वे उसके अनुवाद को न केवल समझें बल्कि सही पर्याय का प्रयोग करें, ताकि बात, क्योंकि अग्रेशन और अटैक में जो आक्रमण शब्द दिया गया है उसमें उसका जो दैहिक आक्रमण और केवल भाषाई आक्रमण का जो स्वरूप है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि जब ऐसा अनुवाद किया जाए तो अनुवादिका अनुवादक पाठ की प्रकृति और उसका जो संदर्भ है उसको समझते हुए इसका अनुवाद करें, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाने की संभावना होती है। हमने जिक्र किया विधि और संसदीय साहित्य के संदर्भ में, और हमने जिक्र किया कि कार्यालय साहित्य के अंतर्गत जो
विधितर साहित्य के अतिरिक्त जो सारा साहित्य है उसे हम असंवैधानिक साहित्य और इसे हम संवैधानिक साहित्य कहते हैं, सांविधिक संदर्भ में सांविधिक सामग्री कहते हैं। तो विधि साहित्य के साथ भी जो अन्य जो कार्यालय साहित्य है उनके साथ ही इसकी जो एक अलग विशेषता है वह ये कि इसमें द्वयार्थकता या संदिग्धता के लिए कोई अवकाश नहीं है, यानी कि सृजनात्मक साहित्य की जो खूबसूरती है वही विधि या संसदीय साहित्य या हम जब कार्यालय साहित्य बोलते हैं तो संदिग्धता की संभावना या अर्थों शब्दों के बीच छिपे हुए अर्थों को तलाशने की यहाँ कोई संभावना नहीं होती है या कोई स्पेस नहीं होती है। विधि और सामयिक साहित्य तथा संसदीय साहित्य की अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली होने से इसमें प्रामाणिकता मानकता के साथ साथ विधि और न्यायालय की संकल्पना को भी बनाए रखना आवश्यक है। संसदीय साहित्य का संबंध कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों से होता है, साथ ही इसका संबंध आम जन से भी होता है। तो संसद के दोनों ही पक्षों की अगर बात की जाए तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही जो क्षेत्र है संसदीय साहित्य के उन सभी की भाषा को हम विधि भाषा की भाषा कहते हैं। पर उसके साथ ही क्योंकि उसका संबंध आम जन से होता है, वो पब्लिक डोमेन में आने वाली भाषा है, तो इसलिए उससे ये भी अपेक्षा होती है कि वह सहज हो और उसमें संदिग्धता की कोई संभावना न हो, उसमें द्वयार्थक ना हो या वह एकार्थी हो, एक भाषा का एक रूप हो और एक कार्थी हो जिससे वो भाषा पूरे तरीके से संप्रेषित हो सके। तकनीकी साहित्य होने के कारण इसके अनुवाद में अलग अलग समतुल्य का प्रयोग नहीं किया जा सकता जो हम साहित्य के संदर्भ में देखते हैं। कोरम, रिपोर्ट, कंपनी, लॉबी आदि तकनीकी शब्दों के अन्य समतुल्य नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में इन ओरिजिनल वर्ड्स को, जिसे हम अंग्रेजी से आयातित जो शब्द हैं, इन्हें एज इट इज लिप्यंतरित करके प्रयोग कर लिया जाता है। अनुवाद करते समय अनुवादक लक्ष्य भाषा की संरचना और वाक्य विन्यास प्रकृति के अनुसार उसे अभिव्यक्त करने में स्वतंत्रता ले सकते हैं, लेकिन आपको ये जो देखना है, जो मूल जो इसका जो बिंदु है वह ये कि जो तकनीकी शब्दावली है उसमें जो अनुवादक या अनुवादिका है उनके पास बहुत अधिक स्वतंत्रता लेने की छूट नहीं है, क्योंकि उनके जो तय अर्थ है और जिस संदर्भ में उनके अर्थों को जो उनके जो मानक शब्द रखे गए हैं दूसरी भाषाओं में, उसी संदर्भ में उनका अनुवाद किया जाना आवश्यक है। कार्यालयीन भाषा का प्रयोग जन सामान्य के लिए भी होने से इसकी जनोपयोगी एवं जन सुलभ शैली का होना जरूरी है, परंतु एकरूपता, मानकता और सर्वस्वीकृतता आदि पक्षों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। हम देखते हैं कि जो हम गैर सृजनात्मक साहित्य की बात करते हैं और सृजनात्मक साहित्य की बात करते हैं, तो सृजनात्मक साहित्य में पाठक के पास अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से अर्थ के पाठ के विभिन्न अर्थ लेने की छूट होती है और वे अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन जब हम गैर सृजनात्मक साहित्य की बात करते हैं तो यहाँ ना तो वह उस पाठ में इतनी स्पेस होती है कि उसके विभिन्न अर्थ ग्रहण किए जा सके, और ना ही पाठक के पास एक छूट होती है, ना ही उसके पास संभावना होती है कि उसकी वे विभिन्न व्याख्याएं कर सके। जैसे ही आप किसी विधि के पाठ की या कार्यालयी पाठ की अलग व्याख्या कर देते हैं जो उसके कहे गए अर्थ से अलग है, तो अर्थ का अनर्थ ही नहीं होता, अभी तो बहुत बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि भ्रांति फैल सकती है। इसके अतिरिक्त जो एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे हम ज्ञानात्मक साहित्य के अंतर्गत लेते हैं, वह है मीडिया साहित्य के स्तर पर अनुवाद। मीडिया में हम अगर आप देखें तो मीडिया के स्तर पर भाषा के बहुत सारे प्रयुक्तियाँ हमें दिखाई देती हैं, जिसके अंतर्गत हम अगर पूरे मीडिया की बात करें तो एक प्रयुक्ति, लेकिन अगर हम मीडिया के विभिन्न पक्षों की बात करें जिसके अंतर्गत अलग अलग किस्म की खबरें आती हैं, उसमें भी मीडिया की प्रयुक्ति बदलती चली जाती है। जैसे राजनीतिक समाचारों की भाषा जो होगी वो अलग किस्म की होगी, संपादकीय और फीचर की भाषा जो बहुत गहन चिंतनशील संदर्भ में जब लिखा जाता है और उसके अंतर्गत किसी एक मुद्दे पर गहन चिंतन किया जाता है या उस पर कह सकते हैं कि मंथन किया जाता है, तो वहाँ भाषा एक अलग स्तर पर चली जाती है। उसी तरह खेल समाचारों की भाषा में खेलों के जो अपने पारिभाषिक शब्द हैं उनके अपने तय जो अर्थ है उसी हिसाब से हम अनुवाद के संदर्भ में से देखते हैं। बाज़ार की भाषा जो शेयर मार्केट की भाषा है या बाज़ार के जो अन्य प्रोडक्ट्स की भाषा, सोना चांदी दालों आदि को लेकर जो भाषा की जो अलग प्रयुक्ति है, किस प्रकार उनमें उछाल आना या उनमें मंदी देखा जाना या बाज़ार लुढ़क गया, बाज़ार में गिरावट, इस शेयर में गिरावट, ये इस तरीके से जो भाषा के जो खास प्रयोग है वो किस प्रकार अपने निहितार्थ के साथ अनुवाद में आना उनका अपेक्षाकृत है अनुवादक या अनुवादिका से। ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है जिसे देखा जाना ज़रूरी है मीडिया के संदर्भ में। साथ ही एक जो अन्य भाषा है उसमें वह है मनोरंजन जगत की भाषा, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि फिल्मी समाचार होते हैं या आप कह सकते हैं बच्चों की जानकारी के लिए, बच्चों की सूचना के लिए
ये बच्चों की कहानियाँ या कार्टून आदि जो मीडिया के अंतर्गत हम देखने को मिलते हैं, तो जो मनोरंजन की भाषा, और उसके अंतर्गत एक और विज्ञापन की भाषा जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, साथ ही ज्ञान विज्ञान की भाषा। तो मीडिया में जब हम अखबार की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो हम देखते हैं कि अलग अलग संदर्भों में भाषा की प्रयुक्ति बदलती है। राजनीतिक समाचार की प्रयुक्ति अलग किस्म की है, विज्ञापन की प्रयुक्ति उससे बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न किस्म की होती है। तो किस प्रकार ये जो भाषिक प्रयुक्तियाँ बदल रही हैं, उसी प्रकार अनुवादिका या अनुवादक के सामने चुनौतियाँ भी उसी प्रकार की आती हैं। जैसे हमने पिछले अभी संदर्भ में बात की कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अवधारणागत रूप से हमारी भाषा में नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या अनुवादिका या अनुवादक के पास ये छूट होती है कि वे स्वयं ऐसे इनके लिए नए शब्दों का सर्जन करें, या उन्हें इस प्रकार के आदेश दिए जाएं कि क्या पारिभाषिक शब्दावलियाँ जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो उपलब्ध है उन्हीं का सहारा लें, या फिर वे मूल शब्दों को ही लिप्यंतरित करके उनका प्रयोग कर सकें। तो इस प्रकार देखते हैं कि अनुवादिका अनुवादक को गैर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर जो उनकी चुनौतियां हैं या उनके अनुवाद की जो सीमाएं हैं, वो किस प्रकार उनके लिए एक समस्या पैदा करती है, और अनुवादिता की स्थिति कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। विज्ञापन की भाषा के संदर्भ में कहा जा सकता है कि ये मूलतः सृजनात्मक साहित्य और गैर सृजनात्मक साहित्य का मिश्रण है। इस भाषा के अंतर्गत हम देखते हैं, क्योंकि विज्ञापन भी कई प्रकार के होते हैं। अगर हम सरकारी विज्ञापनों की बात करें, जो सूचना प्रदान जो विज्ञापन हैं, टेंडर से रिलेटेड या सरकारी दफ्तरों से रिलेटेड, कार्यालयों से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं, जो विज्ञापन के स्तर पर अखबारों में छपती हैं या विभिन्न माध्यमों से हमें देखने को मिलती हैं, वहाँ का जो साहित्य है वो पूर्णतः हम कह सकते हैं जिसे हम ज्ञानात्मक साहित्य के संदर्भ में समझ सकते हैं। लेकिन जो ही वह विज्ञापन बाजार से जुड़ जाते हैं, जब कमर्शियल ऐड की अगर हम बात करें, तो किस प्रकार वहाँ पे हमें साहित्य का पुट दिखाई देने लगता है, जब उसमें विज्ञापनों में सृजनात्मकता दिखाई देती है और उनके अनुवाद को लेकर फिर रणनीति बदल जाती है। तो ये ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है विज्ञापन के क्षेत्र में, खास तौर पर कि इसके अंतर्गत विज्ञापन के दोनों ही प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर एक का उद्देश्य सूचना प्रदान करना है और दूसरे का उद्देश्य बाजार के साथ जुड़ना, या न केवल सूचना प्रदान करना बल्कि अपने उपभोक्ता को आकर्षित करना और उसे उसके माध्यम से उत्पाद को बाजार में बेचना या उसकी मांग को बढ़ाना। तो हम देखते हैं कि इसमें दोनों ही तरह के शिल्प, अनुवाद की जो दोनों शैलियाँ हैं, वो दोनों ही अनुवादक या अनुवादिका को अप्लाई करना पड़ता है पाठ की ज़रूरत के हिसाब से। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। ये विज्ञापनों की पंक्तियां हैं जिसे हम जिंगल्स भी कह सकते हैं। रेस अगेंस्ट टाइम, दूसरा है लिव लाइफ किंग साइज, अ मोर कार पर कार। तो हम देखते हैं रेस अगेंस्ट टाइम, समय के साथ होड़, लिव लाइफ किंग साइज, जिंदगी जिए शान से, एंड अ मोर कार पर कार। कितना इसका अनुवाद से अलग हो जाता है, एक कार जिसमें समाये आपका संसार। तो इसमें जो सबसे बड़ी खूबसूरती देखने को मिलती है, जो इसकी भाषा की जो विशेषता है, वह ये कि इसके अंतर्गत जिस संदर्भ में और जिस स्टाइल में, जिस शैली में, एक कह सकता है कि अधूरे वाक्य में जिस तरीके से मूल वाक्य है या मूल पाठ है, उसी तरीके से अनुवाद करने का भी प्रयास किया गया, ताकि इसका प्रभाव भी पाठक पर या दर्शक पर वैसा ही हो जैसा कि मूल का प्रभाव देखने को मिलता है। वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के स्तर पर अनुवाद का जिक्र करें तो विज्ञान से अभिप्राय विशेष ज्ञान से है, अर्थात सत्य का अन्वेषण। हम जानते हैं वैज्ञानिक साहित्य, तकनीकी साहित्य या इस प्रकार के जो भी ज्ञानात्मक साहित्य है, वह सब सूचना प्रधान साहित्य है। इसके विभिन्न प्रकार की प्रयुक्तियाँ अथवा उप प्रयुक्तियाँ सम्मिलित होती हैं। ज्ञान की पुष्टि हेतु प्रयुक्त होने वाले तथ्यपरक संदर्भ भाषा अपनी पारिभाषिक शब्दावली होने से ये ज्ञान अभिधात्मक है और शाखा विशेष यानी भौतिकी, रासायनिकी, वाणिज्यिकी, जैविकी, वैज्ञानिकी, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी आदि किसी एक विषय से संबंधित होने से वर्णनात्मक है। तो जो मूल इसका जो कथ्य है वह ये कि इसके अनुवाद में केवल स्रोत भाषा के लक्ष्य भाषा से का ही ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, बल्कि जिस खास विषय का आप अनुवाद कर रहे हैं उस विषय की जानकारी होना भी अनिवार्य है। यदि आपके पास उसकी सही जानकारी नहीं है या उसके बारे में, उसके शब्दों के बारे में आप सही जानकारी नहीं रखते हैं, उनकी प्रयुक्तियों को लेकर या उनके जो अवधारणाएं हैं उसको लेकर यदि आप स्पष्ट नहीं हैं, तो अनुवाद में गलतियां हो सकती है। और हम देखते हैं विज्ञान के साहित्य में अक्सर सिनोनिम्स का इस्तेमाल होता है, या हम जिसे कहते हैं एब्रीविएशंस का इस्तेमाल होता है, या जिसको हम संक्षिप्ताक्षर कहते हैं, उनका प्रयोग होता है। तो उन संक्षिप्ताक्षरों का जो अर्थ है, यदि आपको वह स्पष्ट नहीं है तो अनुवाद सही नहीं हो सकता।
संकल्पनात्मक एवं व्यवहारपरक प्रश्नों के उत्तर की अपूर्ण जानकारी के अभाव में अनुवाद बोझिल, कृत्रिम और भ्रामक हो सकता है। इसके साथ ही आरेख और समीकरण, हम देखते हैं विज्ञान या तकनीकी के जो विषय हैं वह मूलतः उसमें तथ्य से ज़्यादा उसमें डायग्राम्स के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से या पिक्चर्स के माध्यम से बात को स्पष्ट किया जाता है। तो यदि अनुवादिका या अनुवादक को उस विषय की सामग्री का सही ज्ञान नहीं है, साथ ही उसकी जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो उसके अनुवाद जो उसके पाठ को प्रस्तुत करने की जो शैली है, जो उसकी विधा है, यदि उसके बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं है तो अनुवाद सिर्फ अनुवाद होगा, जिसे हम भाषांतरण कह सकते हैं, लेकिन जो पाठ जिसे हम रचयिता की भूमिका कहते हैं अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत, वह स्पष्ट नहीं होगी, पाठ संप्रेषित नहीं हो पाएगा। उसी तरह बैंकिंग की भाषा के संदर्भ में देखें तो बैंकिंग की भाषा में जो प्रयुक्त होने वाली पारिभाषिक शब्दावली है वह बिल्कुल उसके लिए भी अपनी एक तय पारिभाषिक शब्दावली है, जिसका निर्माण CSTT द्वारा तैयार प्रशासनिक शब्दावली तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी एक निर्मित बैंकिंग शब्दावली के माध्यम से उनका अनुवाद किया जाता है। और ये अपेक्षा की जाती है अनुवादिका अनुवादक से, जब वे बैंकिंग साहित्य का अनुवाद करें तो उन्हें न केवल इन विभिन्न पारिभाषिक शब्दावलियों की जानकारी हो, उस विषय की जानकारी हो, साथ ही उन्हें यह मालूम हो कि जो भाषा की जो उसकी शैली है वो किस प्रकार की है और उसमें प्रयुक्त होने वाले जो संक्षिप्ताक्षर हैं उनके अर्थ क्या हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे AC मतलब अकाउंट, CC मतलब कैश क्रेडिट, MF म्यूचुअल फंड, डिमांड ड्राफ्ट और वैल्यू एडेड टैक्स। तो हम अक्सर मैंने जिस तरह से व्यापक इसका जो अर्थ बोला, जैसे CC के लिए हम कैश क्रेडिट या म्यूचुअल फंड या डिमांड ड्राफ्ट, अक्सर हम इनका प्रयोग देखते हैं DD के रूप में, वैट के रूप में या AC के रूप में। यदि अनुवादिका अनुवादक होने के नाते मेरे पास या किसी अनुवादक के पास उसकी सही जानकारी नहीं है, उसकी प्रयुक्तियों के बारे में सही समझ नहीं है और इनके संक्षिप्ताक्षरों के बारे में उन्हें सही सूचना नहीं है, तो वह अनुवाद अधूरा अनुवाद होगा, बल्कि कहा जाए कि वह संप्रेषित ही नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में भी हम इस विविधता को देखते हैं कि पर्यटन स्थलों के नामों के आधार पर, व्यंजनों के नाम पर, या कहे कि पर्यटन में अब जो नए जो उसके अंदर आमोद प्रमोद के जो नए साधन जो ऐड होते चले जा रहे हैं, अगर आप जाएंगे विभिन्न पर्यटन स्थलों पर, वहाँ पर उनकी कहा जा सकता है कि उस परिवेश के हिसाब से या भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जो गेम्स या बहुत सारी जो चीज़ें समय के साथ साथ इंट्रोड्यूस हुई हैं, यदि उसके बारे में अनुवादिका या अनुवादक को सही समझ नहीं है तो वे न केवल उनका, अब जैसे ये शब्द है स्की जंपिंग है, स्कूबा ड्राइविंग है, स्पा, राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, तो कई बार हमारे पास इनके अनुवाद ही उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये अवधारणाएं भारतीय अवधारणाएं उस संदर्भ में नहीं है। तब ऐसे संदर्भ में, ऐसी स्थिति में अनुवादक या अनुवादिका उसका लिप्यंतरण करके उनका प्रयोग कर सकते हैं और उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में इस सारे विषयों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसी तरीके से अगर हम किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं या उसके बारे में, जो ऐतिहासिक स्थल है हमारे, उसके बारे में यदि हमें सही जानकारी नहीं है, उस ऐतिहासिक पाठ के विषय में अगर सही इन्फॉर्मेशन अनुवादिका अनुवादक के पास नहीं है, तो वह अनुवाद अनुवादिता की स्थिति के साथ साथ समस्यागत रूप से भी एक बड़ी चुनौती होगा और उसमें बात पूरी तरह ना तो उसकी संकल्पना स्पष्ट हो पाएगी और ना ही उसकी जो अवधारणा है या पाठ का जो उसका जो निहितार्थ है वह स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि मूलतः हम पर्यटन की बात करें तो वह समाजशास्त्रीय क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं बहुत इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग आयाम जुड़ जाते हैं। तो जब अनुवाद किया जाता है तो ये अपेक्षा की जाती है कि इन सभी स्तरों की भी जानकारी हो, जिस विषय विशेष का अनुवाद किया जा रहा है पर्यटन के अंतर्गत उसकी भी जानकारी हो। जब व्यंजनों के संदर्भ में है तो उनके बारे में भी उनके पास सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साहित्येतर पाठ के अंतर्गत जो अन्य विषय है उसमें वाणिज्यिक साहित्य है, कंप्यूटर संबंधी साहित्य है, चिकित्सा संबंधी साहित्य है, मनोरंजन जगत का साहित्य है। तो ये सारे जो विभिन्न विधाएं हैं, ये सभी ज्ञानात्मक साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं या विभिन्न क्षेत्र हैं और इन सब की अपनी पारिभाषिक निश्चित शब्दावली है, जिसके माध्यम से ही इनका अनुवाद किया जाता है। और हम क्योंकि जानते हैं कि समय के साथ साथ जिस तरह हम विकास कर रहे हैं और हमारे जीवन में ज्ञान विज्ञान के नए क्षेत्र आए दिन जुड़ते चले जा रहे हैं। अब जैसे जैसे ज्ञान के नए क्षेत्र जुड़ते चले जाते हैं, उसके साथ नई शब्दावली का भी एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी भाषा में प्रवेश होता है। या तो उनका अनुवाद करवाया जाए, जैसे कि CSTT जैसे जो संस्था है वो उसका अनुवाद करवाती है या उनके पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करवाती है, या फिर हम जो मैक्सिमम जो पॉसिबल है उस तकनीक से इसका अनुवाद करें। हम देख सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी आए दिन जैसे जैसे कोई नई बीमारी आती है, उस नई बीमारी के साथ उससे जुड़े कई नए शब्द भी आ जाते हैं। और क्योंकि वो बीमारी या कहा जाए कि वो संकल्पना
शब्दावली निर्माण से पहले प्रचलित होती चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में कई बार उनके अनुवाद हमें उपलब्ध नहीं हो पाते और उनके जो मूल शब्द हैं वो हम उनका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि साहित्येतर क्षेत्र में जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके अपनी एक खास विशेषता है। विज्ञानात्मक साहित्य है, सूचना प्रधान साहित्य है और उसकी अपनी एक नियत पारिभाषिक शब्दावली है जिसके माध्यम से उनका अनुवाद किया जाना अपेक्षित है, अनिवार्य है। और उसके साथ ही इसकी जो भाषा है, उसकी जो विशिष्टता है वह सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अभिधात्मक हो, एकार्थी हो, द्वयात्मक न हो, उसके अंदर संकल्पनागत स्पष्टता हो, एक रूपता हो, मानक भाषा का प्रयोग किया जाए और कहीं भी संदिग्ध ना हो, कहीं भी इसका जो पाठ है उसकी जो अवधारणाएं हैं वो अनुवाद की प्रक्रिया के अंदर कहीं अधूरी या अछूती ना रह जाए। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि ज्ञानात्मक साहित्य की जो चुनौतियां हैं अनुवाद की, वे कई बार काफ़ी जटिल हो जाती है विधा के साथ, उसके क्षेत्र के साथ, और अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।